खबर 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलगमा। तो आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। पहली खबर फतेहपुर से आपको बता दें, जहां जिले के लिए गर्व की खबर सामने आई है। मानस अग्रहरी ने चार्टेड अकाउंट यानी सीए परीक्षा में ऑल इंडिया 19वीं रैंक हासिल की है। इस उपलब्धि से पूरे जिले का नाम देश भर में रोशन हुआ है। मानस के पिता महेंद्र कुमार गुप्ता फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर सीएमआई पद पर कार्यरत है। वहीं उनकी माता गुंजन गुप्ता सरकारी अध्यापिका है। बता दें, मानस ने नई दिल्ली की एसआरसीसी यूनिवर्सिटी से बीकॉम फाइनल की पढ़ाई पूरी की है। परिवार के संस्कार और मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से उन्हें सफलता मिली है। मानस की इस उपलब्धि से जिले के युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिल रही है। बीसवीं रैंक लेकर के आए, किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं और इसके पीछे पूरा श्रेय किसको दे रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसका श्रेय ऑब्वियसली मम्मी पापा को जाता है। इधर किसको श्रेय जा रहा है और उसके पीछे क्या आगे पढ़ने के लिए क्या चीज़ें आपने सोच रखा? आगे अभी सीए फाइनल की भी तैयारी करनी है और जो मैंने सीए इंटर में की और जो गलतियाँ सीए इंटर में की वो वही मैंने सीए फाइनल में करनी है और वो गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है। क्या बनना चाहते थे बचपन से आप? बचपन से ऐसा कुछ सपना था नहीं, बट ये सीए बनने का सपना कॉलेज में आके बना। 19वीं रैंक हासिल की। 19वीं रैंक किस तरीके से आपने लगन की और किस तरीके से आगे वाले बच्चों को प्रेरणा देंगे कि किस तरीके से आप उसी जगह टॉप करें? देखिए, सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें बच्चे का इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, बस ये कि अगर कोई बच्चा हर रोज़ पढ़ता है करीब 7-8 घंटे तो निकाल सकता है। तो हर जो भी लोग सीए करना चाहते हैं उन्हें हर रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी दिन 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं फिर किसी दिन एक भी नहीं कर रहे हैं। अगर वो हर रोज़ पढ़ाई करते हैं तो सीए आराम से हो सकता है। इसके पीछे पूरा श्रेय किसको जाएगा और इसमें लगभग ये जितने घंटे आपने पढ़ाई की, उस पढ़ाई के पीछे इसमें टीचर का कैसा योगदान? देखिए, सीए कोर्स में टीचर्स का बहुत ज़्यादा ही योगदान होता है, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया सिलेबस बहुत बड़ा होता है और सिलेबस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि टैक्स, ऑडिट, ये अपने आप पढ़ने से आ ही नहीं सकते। तो टीचर्स को पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि मेरे टैक्स के टीचर जो भंवर बुराना, सीए भंवर बुराना सर और सीए यशवंत मंगल सर और ऑडिट में नीरज अरोड़ा सर, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी। उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा होता है कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी दिमाग में घुस जाती हैं। आज आपके यहाँ काफ़ी लोग आए हैं, आपको बधाई दी है, किस तरीके की कोशिश महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है और कई पिछले 2 साल की मेहनत अब जस्टिफाई हो रही है। पिताजी आपके क्या करते हैं? पापा रेलवेज में हैं, कमर्शियल इंस्पेक्टर। क्या नाम है आपको? मेरा वहीं दूसरी खबर मोहब्बत से आपको बता दें, जहां मोहब्बत के चरखारी ब्लॉक में निर्माण कार्य को लेकर विवाद सामने आया। बता दें, ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा के कार्यों पर ग्रामीणों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सवाल उठाए हैं। आरोप है कि क्षेत्र पंचायत निधि से कराए गए कई निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं है। कुछ निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, जबकि कागजों में उन्हें पूरा दिखाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई नामों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसके बावजूद संबंधित कार्यों को पूरा भुगतान कर दिया गया। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पूरी मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं अगली खबर सीतापुर से आपको बता दें, जहां जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बालिका की मौत हो गई। घटना रेउसा थाना क्षेत्र के बभुआना गांव की बताई जा रही। बता दें, अस्मिता और सृष्टि अपने मामा के घर मंगाली कार्यक्रम में आई हुई थी। बताया गया है कि वो घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में बालिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानपुर से आपको बता दें, जहां सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। बता दें, ये आग सतबरी इलाके में स्थित एक स्क्रैप गोदाम में लगी। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेज हवा के कारण आग की लपटें कई फीट तक उठती नजर आई। बता दें, सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी रही। बताया जा रहा है कि गोदाम रिहायशी इलाके में अवैध रूप से संचालित हो रहा था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है।
मोहब्बत से आपको बता दें, जहां खनिज मंडी में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। टीम आधा दर्जन गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची थी। कबरई के गौहारी मौजा स्थित श्रेया ग्रेनाइट के क्रेशर प्लांटों पर कार्रवाई की गई। बता दें, छापेमारी के दौरान कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। वहीं कर्मचारियों को ऑफिस में बैठाकर पूछताछ भी की गई। टीम ने किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर रोक लगा दी थी। अधिकारियों ने प्लांट से जुड़े कई दस्तावेजों की जांच की। इस कार्रवाई के कारण प्लांट में कामकाज कुछ समय के लिए प्रभावित रहा है। वह अगली खबर रायबरेली से आपको बता दें, जहां गैस एजेंसियों पर इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें, लोग सिलेंडर लेने के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। नए नियमों और अफवाहों के कारण लोगों में असमंजस की है स्थिति बनी हुई है। कुछ जगहों पर कालाबाजारी की भी चर्चा सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने सिलेंडर का स्टॉक जमा कर लिया है। इसी वजह से आम उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने में परेशानी हो रही है। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही भीड़ लग जाती है। आपको बता दें, लोग अपने नंबर का इंतजार करते हुए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगली खबर कानपुर देहात से आपको बता दें, जहां शिवली कोतावली क्षेत्र में सड़क हादसे की घटना सामने आई है। यहां एक तेज रफ्तार डंपर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। कार में 3 लोग सवार थे जो हादसे में फंस गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद इलाके में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं अगली खबर हरिद्वार से आपको बता दें, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत हुआ। बता दें, कार्यक्रम का नाम महिला आयोग आपके द्वार रखा गया था। इसकी अध्यक्षता महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर पहुंची थी। घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और संपत्ति विवाद जैसे मामलों की सुनवाई की गई। अधिकारियों ने पीड़ित महिलाओं की समस्या ध्यान से सुनी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए हैं। मैं जैसे जन सुनवाई चल रही है महिला आयोग की, आपकी एक समस्या लेके पहुंची, क्या है पूरा मामला बताएं। पूरा मामला ये है कि दिसंबर 2025 में मेरे द्वारा, जो वर्तमान में जिला कार्यक्रम अधिकारी के प्रभार में कार्यरत हैं धर्मवीर यादव, उन पर जो है यौन शोषण का, इन्होंने मेरा यौन शोषण किया था, इसलिए मैंने इन पर आरोप लगाया था। शिकायत स्थानीय परिवार समिति के समक्ष दर्ज कराई थी। आज विगत 3 माह से अधिक का समय हो गया, इसमें निर्णय नहीं आया। इसलिए मैंने माननीय अध्यक्ष महोदया से हाथ जोड़कर विनती की है कि इसमें मुझे न्याय दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो गया था। इस मामले में विभाग ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा मेरे पर ही कार्रवाई करते हुए ट्रांसफर कर दिया गया। मैं उस पर स्टे लेके आई। जब से मैं काम कर रही हूँ मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरे संपर्क में आने वाले स्टाफ को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, उन्हें परेशान किया जा रहा है। गवाहों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जा रहा है। अपने ड्राइवर के माध्यम से आंगनबाड़ियों की निरीक्षण कराए जाते हैं, उनसे धमकवाया जाता है। इस तरह मेरे पति की शिकायतें की जा रही हैं अपने संपर्क की आंगनबाड़ियों, क्योंकि जहाँ मैं वर्तमान में तैनात हूँ वहाँ ये 7 साल से तैनात थे। तो कुछ आंगनबाड़ियाँ इनके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में हैं। तो उनसे जो भी ये मेरा पीछा करवाना, मेरी जासूसी करवाना, ऑफिस में भी 1-2 स्टाफ है जो इनके इन्फ्लुएंस में है। ऑफिस की जो भी गुप्त बातें होती हैं वो उसके इनको बताते हैं। ये तुरंत शिकायतें डलवा देते हैं। शिकायतें उन आंगनबाड़ियों की डलवाते हैं जो मुझसे मिलने आती हैं या शिष्टाचार भेंट करने आती है, उनके स्पष्टीकरण जारी कर देते हैं। इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मेरे को अवकाश तक देने के लिए 1 दिन की सीएल के लिए भी तरसाते हैं। जैसे आपने आप शिकायत की है, मैडम जी, ने क्या मैडम ने कहा इस पे कार्रवाई होगी, हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे। विभाग में सभी उच्च वर्ग के अधिकारी पुरुष वर्ग हैं। सारा खेमा एक तरफ हो गया है कि ये महिला है, ये झूठ बोल रही है। अगर उच्च पद पे कोई महिला आसीन होती वो शायद मेरी बात सुनती। इतना बड़ा आरोप के बाद भी आप जिले का बैठे हुए हैं, वो ऐसा क्या मामला है? क्योंकि मैं सच्ची हूँ और मेरे ऊपर इन्होंने ही षड्यंत्र करवाया, मेरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया, उसको लेके ब्लैकमेल करते रहे। उस पे इन्होंने यौन शोषण के लिए फेवर मांगा मुझसे, सेक्सुअल फेवर मांगा, मैंने नहीं दिया। मैडम आपको उसके बाद ये सारी बात हुई है। आयोग में आने का भी निमंत्रण दिया है मैडम ने, अगर आपकी समस्या का समाधान। बिल्कुल जाऊंगी, मैं बिल्कुल जाऊंगी। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के द्वारा प्रत्येक जनपद में 9 तारीख से लेकर और 13 तारीख जन सुनवाई चल रही है। आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम लोग हरिद्वार में बैठे हैं। हरिद्वार में लगभग अब तक मुझे लग रहा है कि 25 के आसपास केस सुनवाई यहाँ पे हो गई है और कुछ केसों के निस्तारित संबंधित विभाग के अधिकारी बैठे तो हमने वो निस्तारित कर लिए हैं और कुछ हमने आयोग में बुलाए हैं, कुछ हमने पुलिस को भेज दिए हैं।
जो कि हमारी जांच के लिए गए हैं। और अभी भी कई सारे लोग बैठे हैं, अभी हम उनको सुन ही रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग जो महिलाएं हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, दूरस्थ क्षेत्र की, आर्थिक रूप से कमजोर है, किसी तरह से वो मानसिक उत्पीड़न झेल रही हैं, तो हम जिला मुख्यालय में जाके स्वयं जाके और उनको सुन रहे हैं। वो हम तक पहुंचे, हमने पूरा प्रचार प्रसार की, आपके माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि कोई भी किसी तरह से भी अगर पीड़ित है तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग आपके द्वार पे है, आप आइए और अपनी शिकायतें आप किस प्रकार की समस्या सुनी जा रही है महिलाओं को? यहाँ पे हर तरह की है, मानसिक उत्पीड़न, पति पत्नी का, प्रॉपर्टी से लेकर और अन्य कई तरह के भी हैं, वर्क प्लेस के भी हैं, कार्यस्थल वाले भी हैं। और जो वर्क प्लेस वाले हैं वो हमारे पास ऑफिस में, हमारे आयोग में भी आए हैं, उन्हें हम प्रॉपर सुनते हैं। और निश्चित ही विभिन्न तरह के केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। कैंप का आयोजन सिर्फ आज है या आगे भी किया जाएगा? नहीं, ये मैंने कहा 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक समस्त जनपद में जिला मुख्यालय पे ये आयोजन किया गया है। और आज तीसरा दिन है हमारा। आज हम हरिद्वार में हैं और हमारे अन्य जनपदों में हमारी जो माननीय उपाध्यक्ष हैं, माननीय सदस्य हैं, वो अन्य जनपदों में वो सुन रही हैं। तो पूरे प्रदेश में 13 जिलों में हम लोग अपने जो सुनवाई है, जन सुनवाई है, उसे हम सुन रहे हैं। और निश्चित ही महिलाओं के लिए हम हर समय खड़े हैं। कोई भी महिला किसी तरह से भी प्रताड़ित है, वो हमारे पास आए। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत संवेदनशील महिलाओं के केसेस में रहते हैं। और निश्चित ही उत्तराखंड राज्य महिला सरकार दोनों मिलके ही महिलाओं के लिए कि वो किसी तरह से भी वो प्रताड़ित ना हो, उनकी सुनवाई हो, हम लोग उनके पास हैं। वहीं अगली खबर हरिद्वार से आपको बता दें, जहां ईरान इजराइल युद्ध की खबरों के बीच गैस सप्लाई को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी है। हरिद्वार में गैस गोदामों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। लोगों की आशंका है कि गैस की कमी हो सकती है। हालांकि जिला प्रशासन ने पर्याप्त स्टॉक होने की बात कही है। प्रशासन ने लोगों से घबराहट या पैनिक न करने की अपील की है। जिला पूर्ति अधिकारी ने गैस डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ बैठक भी की। सभी ग्राहकों को समय पर गैस डिलीवरी देने के निर्देश दिए गए। साथ ही कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी रुकने से होटल और आश्रमों को परेशानी हो रही है। कस्टमर थोड़ा पैनिक हो रहा है। कस्टमर पैनिक हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि जैसे न्यूज़ दिखाई जा रही है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तो इस वजह से उस न्यूज़ को देखकर कस्टमर पैनिक हो रहा है। वरना किसी के पास हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कोई किल्लत नहीं है गैस की। वहीं अगली खबर बहराइच से आपको बता दें, जहां बहराइच के फकरपुर ब्लॉक मुख्यालय में लगा आरओ प्लांट बंद पड़ा है। इसी कारण वहां आने जाने वाले लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। गर्मी की शुरुआत के साथ लोगों को साफ पानी की जरूरत बढ़ गई है, लेकिन ब्लॉक परिसर में लगा आरओ प्लांट कई दिनों से खराब बताया जा रहा है। ग्रामीणों और कर्मचारियों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने सभी कार्यालयों में आरओ प्लांट दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद यहाँ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द आरओ प्लांट ठीक करने की मांग की है। श्रावस्ती से आपको बता दें, जहां जिले में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर उपभोक्ता परेशान है। कई गैस एजेंसियों पर लोगों की बड़ी कतारें देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन ने गैस आपूर्ति नियमित होने का दावा किया है। जिले में करीब 2 लाख से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन मौजूद है। प्रशासन के अनुसार उज्ज्वला लाभार्थियों को 25 दिन में सिलेंडर मिलेगा। वहीं सामान्य उपभोक्ताओं को 30 दिन के अंतराल में सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही तेल कंपनियों के साथ समन्वय कर आपूर्ति व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। डीएम ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और घबराने के बचने की सलाह दी है। भीड़ उमड़ रही है, प्रशासन इस स्थिति को कैसे देख रहा है? देखिए, इसके संबंध में बताना चाहूँगा कि जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख तथा सामान्य गैस कनेक्शन लगभग 2,35,000 हैं। तो कुल जो गैस कनेक्शन है वो 2,35,000 हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी जन सामान्य को ये सूचित करना चाहता हूँ कि ऑयल कंपनियों द्वारा जनपद में जो घरेलू हमारे गैस सिलेंडर हैं उनकी आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है।
मैं आपके माध्यम से जन सामान्य से ये भी अपील करना चाहूँगा कि किसी तरह की पैनिक की स्थिति नहीं है और ना ही लोगों को घबराने की आवश्यकता है। जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसमें जो हमारे उज्ज्वला कनेक्शन है उसके अंतर्गत 25 दिवसों में और जो हमारे सामान्य कनेक्शन है उसके अंतर्गत 30 दिवसों में OTP के माध्यम से सभी को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाएगी। लगातार हम लोग के द्वारा जो ऑयल कंपनीज हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया गया और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सर, प्रशासन गैस की आप विशेष व्यवस्था कर रही है? इसमें हम लोगों ने अभी चर्चा की है और हम लोग SDMs और जो हमारे सप्लाई के मशीनरी है उसके माध्यम से नियमित रूप से लोगों से संवाद भी स्थापित करेंगे और जो हमारे गैस पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाके लोग। श्रावस्ती से आपको बता दें, जहां जिले में एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामला गिलौला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता रुखसाना ने आरोपी सुफियान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने SP को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि आरोपी ने निकाह का झांसा देकर उसे घर से बुलाया, लेकिन इसके बाद उसे इकोना ले जाकर एक मकान में ले जाया गया, जहां युवती के साथ जबरन दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नाम है आपका? रुखसाना। कहाँ के रहने वाले हो? बलही। क्या मामला है? ये मामला थी, घर से फुसलाई के लेके गए, 5-6 लोग रहे। तो क्या उसके बाद में गोंडा छोड़ दे, उधर से लड़का आया। उसके बाद में रात भर रही, मेरे साथ बदतमीजी किया। उसके बाद में वो लड़का, और जब इधर से एप्लीकेशन मम्मी डाली, उसके बाद में वो पूरे जितने लोग रहे, जब पुलिस के थाने से वो जाता नंबर जाता रहा है, तो क्या उसके बाद में ये लोग छोड़ हमका भाग ली। अब बिहार के झांसी के लिए लेके जा रहे थे। बम्बई में? हाँ, बम्बई में। कितने लोग मिले हुए थे इसमें? मैं तो 8-9 लोग हैं। कुछ आपके साथ में गलत भी हुआ है? हाँ, गलत भी हुआ। तो थाने में जब आप लोग गए थे तो क्या वहाँ पर सुनवाई हुई? थाने में कोई नहीं सुनवाई। आज SP कार्यालय आए हैं, क्या आश्वासन दिया गया? ये कहीं नहीं थी, अगर वो हम बोले हैं तो उसको जेल पे भेजिए और मुकदमा लिखवाइए। जिन लोग आप लोग को बहला फुसलाकर आपको लेकर जा रहे थे उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कोई नहीं। क्या कारण है आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही है? पैसा भर देंगे 2 लाख रुपए। हाँ। तो रोजीना थाने में जब आप जाते थे तो क्या वहाँ से बताया जा? मेरे अब्बू जा रहे हैं। तो क्या वहाँ से बताया जा रहा है? मैं बोले आ जाओ काला ऐसे लगाए हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई नहीं सुना। देहरादून से आपको बता दें, जहां सैफुल ब्लॉक में SIR को लेकर बैठक आयोजित की गई। ये बैठक सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह अध्यक्षता में हुई। बता दें, बैठक में BLO और बूथ लेवल अधिकारियों को जानकारी दी गई। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि SIR को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां फैली हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय मूल के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग जांच के बाद ही नामों का पुनरीक्षण करता है। अधिकारियों से कहा गया कि मतदाताओं को सही जानकारी दी जाए। साथ ही लोगों से अपने नामों की पुष्टि कराने की अपील की गई है। जो इसमें वर्तमान में हमारे लगभग 75% के आसपास हम लोगों ने इसकी मैपिंग का कार्य कर लिया है। उसी के तहत एक समीक्षा बैठक मैंने यहाँ आहुत की थी कि जिन क्षेत्रों में हमें और प्रयास की आवश्यकता है, जिन BLO क्षेत्रों में क्या कठिनाई आ रही है या उनके क्या निराकरण हो सकते हैं, उनके सुपरवाइज़र उनके BLO के माध्यम से उसका निराकरण कैसे कराया जा सकता है, इस संबंध में मैंने अपने EROs सुपरवाइज़र BLO के साथ एक बैठक की है। और कई ऐसे पहलू थे जिन पे उन लोगों को क्लैरिफिकेशन थी, तो उसको क्लैरिफाई भी किया गया। निश्चित तौर पे मैंने ये पाया है कि हमारे जो BLO हैं सक्षम हैं और अभी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम इसमें पूर्ण विश्वास भी है मुझे कि हमारी BLO इसमें 100% प्राप्त भी करेंगे। सर, जैसे ग्राम सभा में मतदाताओं को बढ़ाने के लिए प्रधान द्वारा फर्जी वोटरों का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई निरीक्षण में कुछ पाया जाएगा या पाया गया है? देखिए, SIR प्रक्रिया है, आप समझ ही रहेंगे कि इसमें जो निर्वाचक नामावली उसको शुद्ध रखने की प्रक्रिया है ये। इसमें यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है कि किसी व्यक्ति द्वारा कूट अभिलेखों के आधार पर या किसी ऐसी स्थिति इसमें लाभ पाने का प्रयास किया है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। हमारे कोई संज्ञान में ऐसा प्रकरण आएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। SIR में जो व्यक्ति परेशान है, नियमावली में नाम नहीं मिल पा रहे, उनके लिए क्या संदेश देंगे सर? देखिए, वो अपने संबंधित BLO से, सुपरवाइजर से मिल सकते हैं। कई चीज़ें हैं, कई लोगों के नाम यदि 2003 की निर्वाचक नामावली में हैं तो वो सीधे मैप्ड हो जाएंगे। यदि वो उनके नाम नहीं है, उनके माता पिता के नाम है, उनके ताऊ जी के नाम है, चाचा जी, दादा दादी के नाम है, तो प्रोजेनी मैपिंग के माध्यम से भी वो अपने आप को मैप्ड करा सकते हैं। सर, इसमें ये आरोप आ रहे थे बीच में, कई स्टेट में पहले भी जहाँ SIR हुआ देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं कि SIR में कुछ जानबूझ के कुछ नाम काटने की प्रक्रिया शासन प्रशासन की ओर से की गई है। क्या
तो नहीं, ये इसमें तो कितनी बहुत सच्चाई है? स्वाभाविक सी चीज़ है कि आप यदि आपके कहीं पे जाएँगे और आपको अपना मैपिंग करानी है, तो आप आराम से मैपिंग करा सकते हैं। कि ऐसा कोई संभावना ही नहीं है कि इसमें किसी किसी व्यक्ति का 2 या 3 में नाम हो, या उसके माता-पिता का नाम हो, या कि उसका दादा-दादी का नाम हो, उसका मैपिंग ना हो पाए। तो ऐसा किसी स्तर पे हमारे यहाँ परीक्षित नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसे साक्ष्यों के आधार पर अपने आप को मैप्ड करा सकता है। इसमें क्या सुविधा ऐसी है जिसको परेशानी आ रही हो, उसका 2003 में किसी दूसरी स्टेट में नाम हो लिस्ट में, देखिए, और वो हम आपके उत्तराखंड में कराना चाह रहा हो? उसमें जो भी अन्य राज्य हैं, उनकी मतदाता सूचियों की भी हमारे पास उपलब्धता है। हम उसके आधार पर यदि वो बताता है कि उनका किस विधानसभा क्षेत्र में, किस भाग संख्या में, किस क्रमांक पे नाम था, यदि उसको संज्ञान में है, या उसके माता-पिता का या उसके दादा-दादी का वो कोई ऐसे उल्लेख करता है, कोई साक्ष्य देता है, तो उसके आधार पे हम आराम से उसकी मैपिंग कर सकते हैं, हमारे बीएलओ ऐप में तो है। कहा जा सकता है कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता इसमें नहीं है? बिल्कुल नहीं, यदि उसके पास ऐसे साक्ष्य हैं, तो वो आए, अपने आप को मैप कराए, और मैं लोगों से अपील भी करूँगा कि ये निर्वाचक नामावली को शुद्धिकरण का कार्य है, इसमें सभी लोगों की सहभागिता भी आवश्यक है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम हमेशा निर्वाचन को देखते हैं, तो इस पर्व का पार्ट भी बने और इसकी जो निर्वाचक नामावली है उसको शुद्ध करने में अपना सहयोग भी दें। अच्छा सर, जिसका नाम वास्तविक तौर पे अगर किसी स्टेट की भी नियमावली में या उसमें पत्रावली में नहीं है, किसी लिस्ट में भी नहीं है, उनके लिए क्या प्रावधान है सर? देखिए, वो अभी उस कैटेगरी में आएँगे कि जब वो एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो जो अब पहले से मैप्ड हैं और जो अनमैप्ड लोग हैं, जिनकी जो किसी आधार पे अपने आप को मैपिंग नहीं करा पाए हैं, वो कुछ प्रपत्रों के आधार पर, जो हमें जानकारी है, हमारी व्यक्तिगत जानकारी में यही कहती है कि उन प्रपत्रों के आधार पे अपने आप को उस निर्वाचक नामावली का भाग बना सकते हैं। इस पूरे संबंध में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये लोकतंत्र की इस बहुत बड़ी चीज़ है निर्वाचन, उसका पार्ट बने, और उस पार्ट बनने की प्रक्रिया की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएँ, अपने आप को मैप कराएँ। मैप कराने के साथ-साथ लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि वो इसकी निर्वाचक नामावली को शुद्धिकरण के इसमें सहयोग दें। इसे एसआईआर को लेके लोग बहुत भयभीत भी हैं। नहीं, और भयभीत तो नहीं। विचलित हैं। देखिए, होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं होती, तो उसके वो कई सारे पहलुओं को समझता है, नहीं समझता है। लेकिन ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है कि जिनका नाम पूर्व से चला आ रहा है, जिनके परिवार का नाम है, जिनके दादा-दादी का नाम है, वो उनके आधार पर स्वयं को मैप करा सकते हैं। यदि उसका स्वयं का नाम है, तो मैप करा सकते हैं, नहीं है तो कुछ अभिलेख हैं, उनके आधार पे जब एसआईआर की प्रक्रिया होगी, तो उसके आधार पे अपने आप को भारतीय नागरिक के आधार होने के आधार पे, और ये जो अभिलेख हैं, उनके आधार पे मतदाता सूची में अपने आप को दर्ज कराता है। बहुत सरल प्रक्रिया है, इसमें किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होने की जरूरत है कि बिल्कुल नहीं है, अपने को मैप कराएँ, निर्वाचक नामावली का भाग बनाएँ, लोकतंत्र के इस बड़े पर्व में हमेशा अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहें, मैं सभी लोगों से अपील भी करूँगा। वहीं अगली खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, जहां हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी है। बता दें, हरीश राणा करीब 13 साल से अचेत व्यवस्था में बिस्तर पर पड़े हुए। 2013 में चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान ये हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे। तब से वो पूरी तरह दिव्यांग और अचेत व्यवस्था में है। मतलब परिवार ने उनके ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी। माता पिता ने ही सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें एम्स में पैलिएटिव केयर में रखा जाए, साथ ही पूरी प्रक्रिया सम्मान के साथ पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसको आप थोड़ा एक जागरूकता के हिसाब से, लोगों को अवेयरनेस के हिसाब से, कि जो ऐसी घटनाएं होती हैं उसके सरकार को, प्रशासन को किस तरीके से उठाना चाहिए, है ना। तो आपसे निवेदन है कि इसको थोड़ा जागरूकता के हिसाब से करवाएं आप। धन्यवाद। किसी ने पानी पीना हो तो मैं पानी लाया। बहराइच से आपको बता दें, जहां गैस सिलेंडर की आपूर्ति कम होने से एजेंसियों पर भीड़ बढ़ गई है। शहर और ग्रामीण इलाकों में लोग सुबह से लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। विशेश्वरगंज और नानपारा समेत कई जगहों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। साथ ही गैस बुकिंग के लिए जारी टोल फ्री नंबर पर कॉल नहीं लग रही है। इस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई गैस एजेंसियों पर पुलिस की मौजूदगी में वितरण कराया जा रहा है। साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि गैस की कमी जैसी कोई स्थिति नजर नहीं है। उन्होंने लोगों से घबराने की बजाय धैर्य रखने की अपील की है।
मोहब्बत से आपको बता दें, जहां गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं में परेशानी बढ़ गई, साथ ही मकनियापुर स्थित गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। उपभोक्ता सुबह से ही गैस बुकिंग के लिए लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही कई लोगों को घंटों इंतजार के बाद सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग इसे युद्ध की खबरों और महंगाई से जोड़कर देख रहे हैं। वही एजेंसी कर्मचारी सर्वर डाउन होने की बात कह रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों के अनुसार स्टॉक मौजूद है, लेकिन बुकिंग नहीं हो पा रही है। तकनीकी समस्या के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाली सिलेंडर लिए किसी को मिला ही नहीं, बहुत परेशान है आदमी। क्या चाहते हैं प्रशासन से? अरे ये चाहते हैं कि वहाँ से नहीं तो दूसरी जगह से, अमेरिका वगैरह से मंगवाएंगे। सरकार को मंगवाना चाहिए। और जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, आदमी क्या कर रहे हैं, खाना बाहर से मंगवा खा रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं फालतू में। कितनी लोगों की भीड़ है यहाँ? लगभग कम से कम 500 आदमी खड़े हैं। और यहाँ पे हम आए थे गैस का सिलेंडर भरवाने एजेंसी, तो यहाँ पे भारी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिससे ना समय पे गैस मिल पा रही है, ना समय से खाना बन पा रहा है। ऊपर से सरकार की तरफ से लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है सिलेंडरों में, तो आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। और यहाँ पे है, और इतनी लंबी लाइन लगी है, और एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि सर्वर नहीं आ रहे हैं, इसलिए एक सिलेंडर के लिए पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, तो भी सिलेंडर नहीं मिल पाता है। दूसरे दिन फिर बर्बाद करो, ना काम पे जा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। मतलब बड़ी समस्याएं हैं किसानों के लिए, आम जनमानस के लिए। सरकार तो कह रही है ऐसा कोई चीज़ की कमी नहीं है। अरे नहीं, सरकार तो ऐसा है, सरकार का तो यही है कि। ये क्या नाम है आपका? राम भगत राठौर। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ? लोग हुजूम लगा है लोगों का। सर ये समस्या है, पहली तो गैस की ये जो है DSC वाला सिस्टम जो हो गया है, कस्टमर मोबाइल से बुकिंग करते हैं तो उनका मैसेज नहीं आ रहा। सबसे बड़ी परेशानी है, उसमें बार बार कॉल लगाने के बाद कोई मैसेज नहीं आता। हर कस्टमर परेशान है, 10-10 बार कॉल लगाई जाती है तब भी मैसेज नहीं आता, तो कस्टमर परेशान है। DSC वाला सिस्टम जो है लोगों को जानकारी नहीं, महोबा एक छोटा शहर है, लोग बाग नहीं जानते हैं, वो DSC देने के लिए जो है परेशान है। उनके मोबाइल में मैसेज नहीं आता, देखने में दिक्कत आ रही है, तो इस समस्या से वो परेशान है। दूसरी बात, जो हमारे इंडियन ऑयल का सर्वर है, वो सर्वर बराबर घूम रहा है, हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं, जनता हमें परेशान लड़ रही है। हम लोग अपना प्रोसेस में लगे हैं कि ताकि जो है ये जल्दी से काम करके दे दें। और अब हम लोग ये तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो सर्वर अभी जो वर्तमान में है DSC और सर्वर और ये बुकिंग का जो नंबर है, उसमें कॉल न लगने के कारण से सब लोग जनता परेशान है। किसी प्रकार के रेट में बढ़ोतरी हुई है? हाँ, 60 रुपया का रेट में बढ़ोतरी हुई है। मतलब 46 रुपया कुछ ऐसा बढ़ा है, मतलब 60 रुपया के समथिंग बढ़ा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना कहीं रेट बढ़ रहे हैं। सर क्यों रेट बढ़ गए आपके? अभी बढ़े जो हम लोग कर्मचारी हैं, जो आपके ऑनलाइन रेट बढ़ते हैं, ऑनलाइन रेट बढ़ के आते हैं, जो सिस्टम में आया है, आपको बिल वाउचर जो है देखने को साक्ष्य प्रमाण है, आप देख सकते हैं कि रेट इस तारीख से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। इसका जवाब आप ही के सामने है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरुण है। अच्छा, कहाँ आए हैं आज आप? मैं गैस बुक कराने आया था। यहाँ तो ना तो बुकिंग हो रही है और ना गैस की भारी भीड़ के बाद कोई सुनवाई हो रही है। क्या लग रहा है आप लोगों को? उसी बात का है, और सरकार हमारी कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर धरातल में तो दिख रहा है कि यहाँ पर भारी दिक्कत है। और हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, कभी कभी छुट्टी मिल पाती है, गैस अवेलेबल नहीं है, घर में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बता रहे हैं लोग बाग कि 60 रुपए बढ़ गए हैं इस समय। देखिए, एक तो त्योहार का समय चल रहा है, और दूसरा र्यूमर तो है कि गैस है नहीं है, लेकिन सरकार अपना कह रही है। अब पता नहीं किस आधार पर सरकार कह रही है, ये समझ से परे है। भैया क्या नाम है आपका? बलराम नाम मेरा। बलराम जी, लगातार आपके सेंटर में देखा जा रहा है कि लोगों की भीड़ लगी है। हाँ। बुकिंग नहीं हो पा रही है, क्या किसी प्रकार की गैस की समस्या हो रही है क्या? गैस की हमारे यहाँ कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन ऊपर से जब तक प्रशासन, वो हमारे यहाँ जो इंडियन ऑयल कंपनी है, उससे बुकिंग नहीं हो पा रही, तो असमर्थ है। बुकिंग हो जाए, DSC नंबर मिल जाए, गैस के लिए हम होम डिलीवरी करने के लिए पूर्ण रूप से
77 हैं। अच्छा, स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है हमारे पास। अच्छा, अब इस संबंध में गवर्नमेंट समझे कि उन्होंने हमारे लिए बिना बुकिंग किए हुए और बिना डीएसी दिए हुए गैस पर बंधन है, और वहां से नेटवर्क कारण हो, जो भी कारण हो, लोगों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। मतलब मेन रीजन बुकिंग का है? हाँ, बुकिंग का है मेन रीजन। गैस की समस्या नहीं? गैस की हमारे यहाँ कोई भी समस्या नहीं है, गैस हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, अभी आपके पास कितने भरे सिलेंडर हैं? अब थोड़ा सा मेरे पास स्टॉक जो है 407 सिलेंडर मेरे गोदाम पे स्टॉक पे है, और मेरे पास गाड़ी 450 की खड़ी है, जिसमें कुछ हमने होम डिलीवरी के लिए सिलेंडर भेजी है। गैस की हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल बुकिंग और डीएससी नंबर की बुकिंग है, जो कंपनी हमारी हमको बाध्य की हुई है। बुकिंग अगर हो जाए। वहीं अगली खबर जौनपुर से आपको बता दें, जहां एक युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती हाई टेंशन बिजली के पोल पर चढ़ गई। युवती अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी हुई थी। पोल पर चढ़ी युवती को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने काफी देर तक समझा बुझाकर युवती को नीचे उतारने के लिए कहा। काफी मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया। पूरा मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। इटावा से आपको बता दें, जहां भरतनाथ क्षेत्र में एक ओमनी वैन में अचानक भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण वैन में आग लगी है। घटना भरतनाथ बेगुना मार्ग पर हुई। आग लगने के बाद वैन आग का गोला बन गई। बता दें, काफी देर तक वैन से ऊंची लपटें उठती रही। घटना के समय मौके पर वैन चालक मौजूद नहीं मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मोर्चा संभाला। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अनपरा क्षेत्र में ऐतिहासिक महावीरी झांकी जुलूस धूमधाम से निकाला गया। जुलूस में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और डीजे की धुन पर झूमते नजर आए। जय श्री राम और जय बजरंग बली के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। वहीं जुलूस में भगवान हनुमान, मां काली, राधा कृष्ण और भगवान शंकर की झांकियां निकाली गई। अनपरा बाजार मार्ग के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। महावीर चौराहे पर कलाकारों और अखाड़ों ने अपने कर्तव्य भी दिखाए। जुलूस के दौरान जगह जगह स्वागत और जलपान की व्यवस्था की गई। साथ ही पुलिस और प्रशासन की निगरानी में जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। लोग हैं जिससे यहाँ पुलिस के चप्पे व्यवस्था किया गया है और मस्त है। यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? ये यात्रा अनपरा सोनारी गली से होते हुए और अनपरा कॉलोनी पहुंचे हैं, काशी मोड़ पहुंचेंगे, औड़ी पहुंचेंगे, उसके बाद झूलन टाली कोल गेट से हम लोग घुसेंगे रेणु सागर और पुनः अनपरा बाजार में। लगभग कितनी संख्या में है और पुलिस का क्या इंतजाम है? पुलिस का इंतजाम ठीक है, वॉलंटियर हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, भक्त भी अनुशासित है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और आप सबका बढ़िया सहयोग मिल रहा है। यात्रा हमारी बहुत बढ़िया अभी तक। कन्नौज से आपको बताते चले, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बड़ा सड़क हादसा कर दिया। बता दें, रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी है। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर पलटने से उसका चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में 2 युवक इनायतपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं एक युवक छिबरा मऊ का निवासी बताया जा रहा है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के 18 गाँव के पास NH 34 पर हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी लगभग 2 घंटे पहले हुआ है और उसके बाद हमारे पास पहले इनमें से 2 लोग आए हैं, जिनमें से एक मृत अवस्था में आए थे और एक जिनको हमने मैनेज कर लिया है। उसके बाद में 2 और आए हैं, वो दोनों मृत अवस्था में ही हैं। तो कुल मिला के 3 मृत हैं, जिनमें इनके नाम हैं अरबाज, आहत और अमित। और जिनमें से अरबाज और आहत इनायतपुर के रहने वाले हैं और अमित हैं छिबरा मऊ के रहने वाले। और जो अभी ठीक अवस्था में हैं, जो लग रहे हैं, लेकिन उनके पैर में फ्रैक्चर लग रहा है, एक्सरे के लिए हमने भेजा है अभी। उनका नाम है राजू। सर टोटल कितनी मौत है, कितने घायल हैं? टोटल 3 मौत।
शाहजहांपुर से आपको बता दें, जहां घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां रोडवेज बस और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के सुखसुखी गांव के पास में बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के पर खच्चे उड़ गए। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार से आपको बता दें, जहां केंद्र सरकार के प्रस्तावित विद्युत सुधार अधिनियम बिल 2025 के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। देश भर में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने विरोध दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि करीब 25 लाख कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। उत्तराखंड के कई शहरों में भी कर्मचारी सड़क पर उतर आए। हरिद्वार में बिजली विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं अभियंता संघ के पदाधिकारियों ने बिल को वापस लेने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि बिल से बिजली क्षेत्र के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। वापस करो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण हो बर्बाद। निचार अधिनियम 2025 वापस लो, विद्युत सुधार अधिनियम 2025 वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। देखिए, ये जो विरोध है वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025, विद्युत सुधार अधिनियम 2025 जो केंद्र सरकार जबरदस्ती पूंजीपतियों के हित में देखते हुए लाना चाहती है और लाने में आमादा है, उसके विरोध में है कि वो बिना किसी जो हमारे अधिकारी कर्मचारी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके बिना राय लिए हुए और उनके बिना सुझाव लिए हुए इसको इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को संसद में रखने पे आमादा हो गई, पास करने पे आमादा है, उसके विरोध में है। और ये जो हम एजिटेशन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो हमारे पूरे भारत की जो एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स NCC और ट्रिपल जो बनी हुई है और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के आह्वान पे हमने ये आज अपना एक दिन का बहिष्कार रखा हुआ है। वो बहिष्कार इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमें ये ज्ञात हुआ कि सरकार जो है, केंद्र सरकार 10 मार्च को, मतलब आज के दिन सदन में, लोकसभा में उस बिल को रख करके जबरदस्ती पास करना चाहती थी, परंतु हमने ये देखा, जब हमें पता चला और हमने पूरे भारतवर्ष में 25 लाख विद्युत क्षेत्र के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सभी आज आंदोलनरत है। उत्तराखंड में भी आप देहरादून, चिलियाली से डाक पत्थर, डकरानी, कुलाल, हल्द्वानी, आप जहां भी देखिए, आज हरिद्वार में एक साथ सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। न सिर्फ उत्तराखंड में, भारत के समस्त राज्यों में और उन राज्यों के जितने भी जो भी विद्युत क्षेत्र की इकाइयां हैं, वितरक इकाइयां हैं, उनमें ये प्रदर्शन हो रहे हैं कि ये अमेंडमेंट बिल वापस लिया जाए और ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं है। किस तरह की खामियां हैं इसमें? ये अमेंडमेंट बिल पूर्णतया पूंजीपतियों के हित में है। आप ये समझिए कि आज जो किसान है, जो गरीब तबका है, जो BPL कंज्यूमर है या जो हिम आच्छादित वाले, उनको लिए एक सब्सिडाइज बिजली दर मिलती है, लेकिन नए अधिनियम में इस क्रॉस सब्सिडी को ही हटा दिया गया है। तो इसका मतलब सब्सिडाइज दरों पे मिलने वाली बिजली, रियायती दरों में मिलने वाली बिजली वो पूर्णतः खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो भी निजी घराने की एजेंसियां उस इसमें लाइसेंस में आएंगी, उनको उपभोक्ता चुनने का अधिकार दिया जा रहा है। उपभोक्ता चुनने का अधिकार आप समझ सकते हैं, तो किन उपभोक्ताओं को चुनेगी? उन उपभोक्ताओं को चुनेगी जिनका टैरिफ ज्यादा होगा। वो ट्रिपल वो और AIPF हमें जो भी निर्देश देगी वैसे उसके हिसाब से हम काम करेंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को पास होने नहीं देंगे। जी, मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है, वाइस प्रेसिडेंट हूँ अभियंता संघ में, और ये सभी हमारे अलग अलग इसमें सभी यूनियन के लोग आए हुए, सभी जितने भी पावर यूनियन से जुड़े हुए हैं, लेखा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जितने हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए एम्प्लॉइज हैं, जितने भी हमारे SHG से जुड़े हुए एम्प्लॉइज, जितने उपनल। हरिद्वार से आपको बता दें, जहां सिद्धकुल क्षेत्र में मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 5 मार्च को प्रमोद पाल के घर पर कुछ लोगों ने हंगामा किया था। आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की थी। बता दें, घटना के दौरान तमंचे से फायर करने पर भी आरोप है। मामले में पहले ही 4 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने अब एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिवा गोस्वामी के रूप में हुई है। पुलिस अन्य फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। हरिद्वार से आपको बता दें, जहां सिद्धकुल क्षेत्र में पुलिस ने बड़ा सत्यापन
अभियान चलाया। अभियान के दौरान 407 लोगों को सत्यापन किया गया। किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 50 मकान मालिकों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने सभी पर कुल 5 लाख रुपए का चालान किया। साथ ही महादेवपुरम और रावली महदूद इलाके में ये अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। बाहरी राज्यों से रह रहे लोगों को डाटा भी तैयार किया गया। पुलिस का कहना है कि यह सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा। हरिद्वार से आपको बताते चले, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में दुकान पर खरीदारी के दौरान विवाद हो गया। युवक और दुकानदार के बीच कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस ने मौके से 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। सभी को थाने ले जाकर चेतावनी दी गई और आगे कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगली खबर जालौन से आपको बता दें, जहां जिले के उरई नगर पालिका क्षेत्र में सीसी सड़क निर्माण पर सवाल उठे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि झाड़ू लगाने पर सड़क का मसाला उखड़ने लगा। मामला राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 12 का बताया जा रहा है। स्थानीय निवासी पवन कुमार सिंह की इसकी शिकायत की। लोगों का कहना है कि सड़क बनने के कुछ समय बाद ही खराब होने लगी। इस मामले में जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दी गई। साथ ही लोगों ने सड़क निर्माण की जांच कराने की मांग की है। कहाँ पर आए हो? किस हम एडीएम के यहाँ आए हैं एक शिकायती पत्र देने के लिए कि मोहल्ला राजेंद्र नगर में वार्ड नंबर 12 में 15वें वित्त से सीसी सड़क का निर्माण हुआ था पवन कुमार सिंह के दरवाजे से युद्धवीर कंथड़िया के दरवाजे तक, जिसमें ठेकेदार ने पूरा काम मानक विहीन किया है। उसकी मोटाई भी, सड़क की थिकनेस जिसे कहते हैं क्रस्ट, वो भी पूरी नहीं डाली है। सीमेंट उड़ रहा है, बालू झड़ रही है और जो स्वीपर सुबह झाड़ू लगाते हैं उनके साथ पूरा मसाला निकल रहा है। कितने दिन पहले डाली गई थी सड़क? 15 दिन के पहले डाली गई है सड़क और उसका भुगतान भी शायद अभी नहीं हुआ है। और हमने एडीएम साहब से निवेदन किया है कि उसका भुगतान रोका जाए और जांच कराई जाए। एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि हम पत्रावली तलब कर रहे हैं। ईओ और अवर अभियंता को बुलाया है उन्होंने पत्रावली लेके, ये कहा है उन्होंने। और इसमें मुझे अवर अभियंता की संलिप्तता नज़र आती है, क्योंकि उसको बार बार कहने से, मौखिक कहने से कई बार कहा गया तो उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गुणवत्ता पे। मुरादाबाद से आपको बता दें, जहां एक युवक के सऊदी अरब में घायल होने की खबर सामने आई है। रियाद शहर में हुए मिसाइल हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक का नाम मोहम्मद आजम बताया जा रहा है। वो करीब 3.5 साल पहले डीजल मैकेनिक का काम करने गया था। 3 दिन से वो रियाद के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। युवक वेंटिलेटर पर बेहोश हालत में बताया जा रहा है। परिजनों को इस घटना की सूचना मोबाइल फोन पर मिली। परिवार ने सरकार से बेहतर इलाज और मदद की मांग की है। मुझे छोड़ी थी ईरान इराक, तो ये गिर गई। हाँ, उसमें रियाज में। तो वहाँ आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा डीजल में गया ताकि शाम है वो सऊदी गया था कमाने। मेरा पालन पोषण वही करता है। तो मैं दो महीने की छुट्टी आया था, फिर वो चला गया। लगभग 3 महीने हो गए उसे। उसका चोट है, अस्पताल में एडमिट है। वो अच्छे से अच्छा इलाज चाहता हूँ। अच्छा, किस जगह है वो? अस्पताल में है साहब। नहीं, सऊदी में किस जगह? सऊदी में था वो, रियाज में। अच्छा, हुआ क्या था? कैसे, आपको क्या सूचना मिली? मुझे सूचना ये मिली, मिसाइल जा रही थी, उसमें से कोई चिंगारी छूटी, उसके खेमे में आग लग गई। और भी कुछ लोग आए हैं। कैसी जानकारी मिली आपको? ये जैसे बाल का ग्रुप होता है तो फोटो के माध्यम मिली। अच्छा, अभी आपकी कब बात हुई थी आजम से? आजम से बात हुई थी मेरी 4 दिन पहले। फिर अब जब आपको पता चला उसके बाद फिर कैसे बात हुई?
उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। जो घटना परसों की है, असर के टाइम, लगभग वहाँ के असर के टाइम। परसों कैसे पता चला आपको? मुझे पता कल चला। उसके बाद आप वीडियो कॉल वगैरह पे उसको, अपने बेटे को देखा? मतलब मोबाइल पे देखा मैंने। क्या स्थिति? बहुत स्थिति खराब थी। अब क्या मांगे आपकी? मेरी मांग तो जो है साहब, मेरा बच्चे का इलाज बढ़िया हो गया, अच्छे से अच्छा इलाज हो गया, मेरे बच्चे का ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। मोदी जी का जयनाथ। क्या हुआ था? मेरे बेटे का चोट लगी। मेरा बेटा अब से 3 महीने पहले, पता नहीं कैसा लगा, और अच्छे से अच्छा इलाज चाहती हूँ मैं अपने बेटे का। बहुत उसी के ऊपर है सब, जितने भी हम हैं उसी के ऊपर है। कमाने के लिए वही था। कहाँ है वो? मेरा बेटा इस टाइम तो अब अस्पताल में है, वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। क्या हुआ क्या था? किस जगह है वो? सऊदी में। मोहल्ले का नहीं पता मुझे कौन सा था है। सऊदी गया था मेरा, कमाने के लिए डीजल मैकेनिक में गया था मेरा बेटा। कितने साल से वहाँ नौकरी करता है? 3.5 साल में पहले आया था, अब छुट्टी में आके गया था। वो 2 महीने की छुट्टी में आया था, और छुट्टी काट के 2 महीने की 3 महीने हो गए। जाओ हो उसे 16। बांदा से आपको बता दें, जहां जिले में इनकम टैक्स और ईडी की संयुक्त छापेमारी की गई। बताते आईटी और ईडी की टीम सुबह से कई कारोबारियों की यहां जांच कर रही है। शहर के आधा दर्जन कारोबारियों के घर और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई। छापेमारी के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। जांच के दौरान किसी की भी अंदर आने जाने की अनुमति नहीं दी गई। साथ ही टीम मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कमाई के मामले की जांच कर रही है। इस कार्रवाई से व्यापारियों में हलचल का माहौल है। साथ ही शहर में अचानक हुई छापेमारी से हड़कंप मच गया। बांदा में ईडी और आईटी की संयुक्त छापेमारी चालू है। हम यहां पर खड़े हैं। ये देखिए, ये चौधरी ऑटोमोबाइल है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमीरपुर से पूर्व विधायक ये युवराज सिंह का प्रतिष्ठान है। इनके यहाँ पर भी ये छापेमारी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि बांदा के तकरीबन आधा दर्जन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई, जिसमें मोरंग व्यवसायी सीरज ध्वज सिंह, मोरंग व्यवसायी शिव शरण सिंह, इसके अलावा अवनी परिधि के हॉस्पिटल के जो संचालक हैं अज्ञात गुप्ता, उनके यहाँ भी कार्रवाई हुई है। और इसके साथ ही ये कार्रवाई बड़े पैमाने पर बांदा में की गई है। तकरीबन दर्जनों की तादाद में टीमें अलग अलग ज़िलों से बांदा आई हैं। फिलहाल सारी जगहों को पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस छापेमारी से शहर के दूसरे व्यवसायियों में हड़कंप सा माहौल है, भारी गहमा गहमी देखी जा रही है। अब देखना होगा कि ये छापेमारी कब तक जारी रहती है और इसमें क्या निकलकर सामने आता है। अयोध्या से आपको बता दें, जहां स्वयंभू संत आसाराम बापू अयोध्या पहुंच गए। बताया जा रहा है कि वो राम मंदिर में दर्शन करेंगे। सूत्रों के अनुसार उनकी मुलाकात चंपत राय से भी हो सकती है। आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से अस्थायी जमानत मिली है। ये जमानत 29 अक्टूबर तक के लिए बताई जा रही है। आसाराम दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उन्हें 2018 में अदालत ने दोषी ठहराया था। वो जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। ही है 7 जगह है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायक। तो 7 मोक्षदायी स्थान है भारत में, विश्व में ऐसे कहीं नहीं है। अब ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं और वाता 3 दोषों में तीर्थ में आने से 1 दोष कम हो जाता है इन तीर्थों में। और अयोध्या नंबर 1 पे है। अयोध्या पहले ही है शास्त्र में, अयोध्या, फिर मथुरा, फिर माया, माया माना हरिद्वार, काशी तो जान, अवंतिका, उज्जैन, पुरी जगन्नाथ, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायक। और ऐसे प्रमाण मिले हैं कि मथुरा में जो रहे साधु वेश में और साधुताई नहीं निभाए
घर में ही थे तो शराबी कबाबी थे, साधुताई में भी वो करते रहे, फिर भी उनकी मृत्यु हुई तो नरकों में नहीं गए, वहाँ के जंगलों में अपने ढंग से रहते थे और बनाते थे, खाते थे। और वो बलराम दास महाराज ने उनको देखा, बलराम दास महाराज को भी उन्होंने किसका है ये? रामलला का दर्शन करने बापू आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, उसी के लिए तो आए हैं। भी जाएंगे? पहले भी जाए, प्रवास है अभी पक्का नहीं, तबियत का ध्यान रखते जाए। 500 साल बाद बनकर तैयार हो गया है, कैसे देखते हैं आप लोग इसे? पहली बार भी आए हैं, पहली बार आए हैं आप राम का मंदिर बन के? अरे पहले भी आया था। गुवाहाटी से आपको बता दें, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई बड़ी उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 40 लाख माताओं के खातों में राशि ट्रांसफर की गई है। करीब 3600 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में भेजे गए हैं। ये राशि डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी गई है। इसके साथ ही राज्य को नया साइंस सिटी भी मिला है। बता दें, ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा साइंस सिटी है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इन राज्य के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है। किया तो एक ही दिन का 3 काम होते हैं, तो 5 साल में हर दिन कोई ना कोई एक अच्छा काम हुआ ही है। आज ही हरिद्वार के रुड़की से आपको बता दें, जहां नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मियों की हड़ताल का असर दिख रहा है। सफाई कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे, इसी वजह से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। बता दें, कई इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर है। साथ ही उन्होंने नगर निगम परिसर में प्रदर्शन भी किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन और सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। नगर निगम प्रशासन ने कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। और मेन हमारा मुद्दा ये है कि नगर निगम रुड़की में नगर आयुक्त महोदय और मेयर द्वारा मतलब एक थर्ड कंपनी को ठेका दिया जा रहा है, ताकि नगर निगम से हमारा हाथ मतलब रोजी रोटी चली जाए। अभी बताओ, अभी तो हम कोई समस्या होती है निगम के पास चले जाते हैं, अपनी समस्या लेकर अधिकारी हमारे सुन लेता है। कल को तो अधिकारी हमें साफ साफ कहे भी आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, आप कंपनी कर्मचारी हो, कंपनी से बात करो। तो हम कंपनी नहीं चाहते। जब बोर्ड में प्रस्ताव पास है नियमितीकरण का, पक्का करने का, सुविधा में करने का या समान वेतन समान कार्य देने का, तो हमारे महापौर मेयर और नगर आयुक्त महोदय हमारे शासन से प्रस्ताव पास करके हमें नियमित कर दे, हमारी लड़ाई खत्म। तो आगे क्या मांग है? ये मांग अभी क्या क्या आपका प्लान है आगे का? प्लान तो देखो, प्लान तो एक मजबूरी बनती है। अभी हमारे नगर निगम से नगर आयुक्त महोदय द्वारा एक पत्र जारी हुआ है कि कार्यालय आदेश, हमें अभी वार्ता के लिए बुलाया गया है कि कुछ पदाधिकारी 2-4 आकर वार्ता कर ले। तो हमने उस पर आपस में सलाह करी कि ठीक है, हम नगर आयुक्त महोदय का धन्यवाद करते हैं जिनने हमारी समस्या सुनकर हमें वार्ता के लिए बुलाया, क्योंकि रमजान भी चल रहे हैं, शहर में गंदगी फैल गई। देखो, हमें कल भी हम ही काम करते हैं, आज भी हम कर रहे हैं और कल भी हमें करना ही है। हमारा शहर नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे शहर में कोई समस्या खड़ी हुई है, हम वार्ता के लिए जा रहे हैं। अगर कोई हमारी मांग पूरी होती है तो ठीक है, हम ये धरना प्रस्ताव वापस ले लेंगे, स्थगित कर देंगे। किसी कारण अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो ये धरना जारी रहेगा। तो आपने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया हुआ है? जी, अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया हुआ है। इसकी सूचना हमने नगर आयुक्त महोदय और एसडीएम महोदय को दे रखी है, और निदेशालय भी हमने इसकी कॉपी भेज रखी है, और राज्यसभा के कर्मचारी आयोग सदस्य हो उसको भी हमने कॉपी भेज रखी है। सूचना सबको बराबर दे रखी है, और हमारे संगठन के पदाधिकारी है जो प्रदेश में काशीपुर में, उनको हमने लिखित में सूचना दे रखी है। तो आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से काम के द्वारा काम आप नहीं करें? उसके हम खिलाफ हैं। कोई जब निगम सैलरी दे रहा है तो बिना दिक्कत क्या है उसमें, बताओ क्या दिक्कत है? कितने सालों से आप? 2003 से लेके अब तक 20-21 साल हो गए। इसमें कुछ कर्मचारी मर भी गए हैं, कुछ कर्मचारी हटा रखा, मतलब शोषण है, उत्पीड़न है, अनदेखी है और वादा खिलाफी है। ठीक है। जो हमारे मोहल्ले यहाँ 3 प्रकार के कर्मचारी हमारे नगर निगम में, कुछ हैं लगभग 93 के आसपास हमारे परमानेंट हैं पर्यावरण में, तो उसके अलावा 350 हैं मोहल्ला स्वच्छता समिति के, और 150 के आसपास हैं आउटसोर्स के। तो इनको इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था 25 फरवरी 2026 को। इनकी मुख्य मांगें थी कि जितने पर्यावरण मित्र हैं जो आउटसोर्स या मोहल्ला स्वच्छता समिति के हैं, उनका वेतन 30,000 किया जाए। तो चूँकि पूरे राज्य में कहीं भी अभी पर्यावरण मित्र का वेतन नहीं है 30,000, तो हमने उनको रिप्लाई दिया उनके लेटर के क्रम में कि ये शासन स्तर का मैटर है, और शासन स्तर पर जैसे भी कहीं भी लागू करते हैं हम आपको उसमें जो डायरेक्शन होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। दूसरा इनका ये था कि जो 60 साल से ऊपर के यहाँ आउटसोर्स या उसमें मोहल्ला स्वच्छता समिति में कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को 60 साल से ऊपर वाले को भी यहाँ रखा जाए और उनसे कार्य लिया जाए। तो चूँकि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसमें किसी भी कर्मचारी जो अधिवर्षता आयु पूरी कर लेता है, चाहे परमानेंट हो, चाहे स्वच्छता समिति हो या आउटसोर्स, उनको हम नहीं रख सकते।
तीसरा इनका है कि जितने भी 2003 से 2024 तक कार्य कर रहे हैं इसमें स्वच्छता समिति और आउटसोर्स, ये स्वच्छता समिति और आउटसोर्स का दर्जा अभी संविदा का भी नहीं है। आउटसोर्स में होता है कि जब हमारे कर्मचारी कम होते हैं तो हम फर्म के माध्यम से कर्मचारी मंगाते हैं, वो फर्म जो है कर्मचारी सप्लाई करती है, हम उनके जो देयक होते हैं वो फर्म को पेमेंट करते हैं। तो इनका कहना है कि 2003 से लेकर 2024 तक जो तैनाती हुई है सबको परमानेंट किया जाए। तो ये भी अभी राज्य में कहीं भी इस तरह के स्थिति नहीं है कि कहीं को परमानेंट किया गया हो। अभी जो कुछ समय पहले सुना होगा आपने संविदा में कि संविदा के कर्मचारियों को सम्मान कार्य और समान वेतन के साथ साथ जो 2010 के पहले तैनात थे उनको रेगुलराइज करने की बात की गई थी। तो अभी इनके जो बिंदु हैं, जैसे 30,000 2003 से 24 तक के कर्मचारियों को नियमित किया जाए और तीसरा 60 साल से ऊपर के जितने कर्मचारी हैं उनको फिर से रखने का। और एक बिंदु इनका और था कि मृतक स्वच्छता समिति आउटसोर्स के परिवार की नियुक्ति एवं भुगतान पेंशन। तो चूँकि कर्मचारी वो परमानेंट नहीं है इसलिए उसमें EPF ESI करता है, वो उसका देयक होता है, लेकिन पेंशन और इस तरह का कोई ग्रेचुइटी वगैरह नहीं होती। तो वो भी हमारे स्तर पे नहीं हो सकता। वो जब शासन इस तरह का कोई करेगा तो हम कर पाएंगे। तो इन सब के संबंध में हमने अपना प्रत्युत्तर इनको दे दिया था और परसों 7 तारीख को हमने इनको आफ्टरनून में बुलाया था कि आप इस संबंध में जो आपको लगता है कि कहीं कोई स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही तो आप वार्ता कर सकते हैं। उस दिन इन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने मैसेज करवाया आज सुबह के लिए कि आप आइए सुबह 10:30 11 बजे वार्ता कर लें। तो ये अभी आए नहीं। वार्ता करने के लिए आपने बुलाया सर, वो ठेका प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं। पहले भी सर ये चीज़ें हुई हैं नगर निगम में, तो इन चीज़ों को लेकर कौन सी ठेका प्रथा? जो आप बता रहे थे और तो बाहर से हम कर्मचारी नहीं, जो थर्ड पार्टी ये पहले से चला रहा है और प्रत्येक नगर निगम में जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो पद सृजित हैं, चूँकि तब से जनगणना नहीं हुई है, अब होने वाली है, तो पद जो सृजित हैं वो उस पॉपुलेशन जो आज की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से काफ़ी कम है। लेकिन नगर निगम या नगर पालिकाओं को अपनी व्यवस्था चलाने के लिए बोर्ड के माध्यम से प्रस्ताव सेंक्शन करके आउटसोर्स से कर्मचारी मंगाने पड़ते हैं। तो हम केवल एक ही जरिया है आउटसोर्स, क्योंकि हम वही कर्मचारी रख सकते हैं जो पद सेंक्शन है। अगर पद सेंक्शन नहीं है तो अगर कर्मचारी रखना है, काम चलाना है, तो केवल आउटसोर्स होगा। तो इसलिए बोर्ड ने पास किया, हमने आउटसोर्स रखा है। तो सर अब कैसे इनको मनाया जाएगा ताकि शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो बाधित ना हो, क्योंकि नगर निगम में भी हालात सर सफाई की ज़्यादा खराब नजर। सीतापुर से आपको बता दें जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। बता दें ठगों ने परिवहन शाखा में तैनात दरोगा को निशाना बनाया है। फोन कर खुद को अधिकारी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का वारंट दिखाया। बता दें इसके बाद दरोगा को डराकर पैसे ट्रांसफर कराए गए हैं। बताया जा रहा है कि 20 से 25 फरवरी के बीच ये ठगी हुई। दरोगा से करीब 15 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए। मामले की जाँच साइबर पुलिस कर रही है। पुलिस ने अब तक 95,000 रुपए होल्ड करा दिए हैं। वहीं अगली खबर हमीरपुर से आपको बता दें जहां अवैध खनन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पर युवक स्टंट करते दिख रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ती नजर आ रही है। जरा सी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता था। किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। मामला राट कोतवाली क्षेत्र के टूका गाँव का बताया जा रहा है। वहीं अगली खबर लखनऊ से आपको बता दें जहां 21 रमजान के मौके पर जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में बड़ी संख्या में रोजेदार और अकीदतमंद शामिल हुए। जुलूस शहर के कई इलाकों से होकर गुजरा। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। जुलूस के मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही सुरक्षा के लिए ड्रोन और CCTV से निगरानी की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए कई जगह डायवर्जन भी किया गया है। साथ ही DCP ने लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। निश्चित और बहुत ही पुराना जुलूस है। इसमें बहुत से कई हजार लोग इससे सम्मिलित होते हैं और ये नजफ जो कि शहादतगंज में है वहाँ से निकल के करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करके करबला
तालकटोरा में जाके ख़त्म होता है। और इस जुलूस को सकुशल संपन्न बनाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है, जिसमें कि लेसा है, नगर निगम है, स्वास्थ्य विभाग है और सफाई विभाग है, सभी मिलकर इसको संपूर्ण कुशलता से कराते हैं। और जो पुलिस का प्रबंध इसमें किया गया है, इसमें विशेष रूप से 12 कंपनी PSC जो हमको मुख्यालय से मिली है, 500 सिपाही और सब इंस्पेक्टर मिले हैं। इसके अलावा 10 एडिशनल SP रैंक के अधिकारी और 30 डिप्टी SP रैंक के अधिकारी मिले हैं, जिनसे हम लोगों ने जोनल और सेक्टर की व्यवस्था कर रखी है। और इसके साथ साथ ही जो जुलूस के साथ कोर्स चल रहा है, उसमें एडिशनल SP स्तर के अधिकारी आगे और पीछे और हैं, और बाएं और दाएं भी बॉक्स फॉर्मेशन लेके चल रहे हैं। तो रूट की अलग से फोर्स लगाया गया है। पूरा का पूरा जो जुलूस है वो ड्रोन से कवर किया जा रहा है। साथ ही CCTV कैमरे भी 41 जगहों पर लगाए गए हैं और करीब 90 स्थानों पर रूफटॉप ड्यूटी लगाई गई है। और इसके साथ ही हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थान है वहाँ पर अलग से भी फोर्स तैनात किया है। और इस तरह से सभी लोग मिलकर इस जुलूस को सफल। फिलहाल के लिए इन खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।